तो आज के सत्र में हम पाश्चात्य दर्शन की जो चौथी विचारधारा है, प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म पर बात करेंगे। और इसे दर्शन की पाश्चात्य विचारधारा कहते हैं, वेस्टर्न फिलॉसफी कहते हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी कहने का क्या रीजन है? देखिए, हम उस दर्शन को वेस्टर्न फिलॉसफी कहते हैं, पाश्चात्य दर्शन कहते हैं, जिस दर्शन पर कहीं ना कहीं यूनान का या यूरोप का ज्ञान का, विज्ञान का, दर्शन का प्रभाव पड़ा है। आप जानते हैं कि ये जो प्रयोजनवाद है, जिसे हम व्यवहारिकतावाद के नाम से भी जानते हैं, ये यूरोप का दर्शन नहीं है, ये अमेरिका का दर्शन है। ठीक है। और अमेरिका में इसका जन्म हुआ। 19वीं-20वीं शताब्दी में ये विचारधारा लोकप्रिय हुई। और उससे पहले यथार्थवादी दर्शन था, उससे पहले प्रकृतिवादी दर्शन था, उससे पहले आदर्शवादी दर्शन था। और आदर्शवादी दर्शन सुकरात, प्लेटो, अरस्तु के विचारों से निकला, एथेंस से निकला। एथेंस जो ग्रीस के नाम से जाना जाता है, पहले ये यूनान के नाम से जाना जाता था। और यूरोप में एक कंट्री है, वहाँ पर है ये। और उसके बाद आपने प्रकृतिवाद पढ़ा, तो प्रकृतिवाद के विचारक रूसो थे, और रूसो फ्रांस के थे। तो ये फ्रांस में प्रकृतिवादी दर्शन फला फूला, अन्य देशों में भी गया। ठीक है। इसी तरह से यथार्थवाद अरस्तु के विचारों से निकला, और विभिन्न विद्वानों, जिसमें इंग्लैंड के भी हैं, रूस के भी हैं, फ्रांस के भी हैं, बेकन, कम्युनियस, तमाम दार्शनिकों के विचारों से होता हुआ इसका भी विश्व में प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन जब हम प्रैग्मेटिज्म की बात करते हैं, जब हम प्रयोजनवाद की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये प्रयोजनवाद अमेरिका में इसका जन्म हुआ। और इसके इतिहास में देखें तो इसके इतिहास के विषय में पता चलता है कि जो इंग्लैंड में कैथोलिक लोग थे, वो अपने साथ रहने वाले प्लूटोनियन लोगों पर कुछ अत्याचार वगैरह कर रहे थे। ठीक है। तो उनके शोषण से, उनके प्रभावों से परेशान होकर उनसे वहाँ से ये वहाँ से निकले, जिन्हें हम प्यूरिटिन्स कहते हैं। और ये एक नई जगह की तलाश में इंग्लैंड से निकले, और ये जाके अमेरिका में बस गए। जब ये अमेरिका में बसे, तो अमेरिका इनके लिए नई जगह थी, नई परिस्थितियाँ थी, नया माहौल था, नया इन्वायरमेंट था। तो इन्होंने देखा कि इनको वहाँ संघर्ष करना पड़ रहा है, इनको वहाँ अपने आप को रहने के लायक बनाने के लिए तमाम नई परिस्थितियों में इनको दिक्कतें आ रही थी। तो इनको लगा कि जो हमारे पूर्व निर्मित ज्ञान है, जो पूर्व निर्मित विचार हैं, सत्य हैं, मूल्य हैं, आदर्श हैं, वो हमारे नई परिस्थितियों में काम नहीं आ रहे हैं। फिर इन्होंने जो समस्याएं इनके जीवन में आ रही थी, इसका समाधान करने के लिए इनके मन में ये विचार आया कि क्यों ना हम फिर से नए सिरे से विचार करें, नए चिंतन करें, और उससे अपनी समस्या का समाधान करें। इस प्रक्रिया में इन्होंने ये पाया कि वो क्रिया, वो विचार, वो सिद्धांत, वो आदर्श, वो मूल्य सत्य होते हैं, जो उपयोगी होते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं, हमारी इच्छाओं, हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं, उनकी पूर्ति करते हैं। तो वही सिद्धांत, वही क्रिया, वही सत्य सही होते हैं। और इन्होंने अपने जीवन में इस विचार को परखा, प्रयोग द्वारा देखा, तो इन्होंने उसको सत्य पाया। तो इस दर्शन की नींव में यही विचार पनपा, यही विचार मूल में है, जड़ में है, कि प्रयोजनवादी ये मानते हैं कि पूर्व निर्मित मूल्य नहीं हो सकते, पूर्व निर्मित सत्य नहीं हो सकते, पहले से बने बनाए आदर्श नहीं हो सकते, पहले से बने बनाए नियम नहीं हो सकते, क्योंकि जो नियम, जो आदर्श लेकर ये प्यूरिटन्स लोग इंग्लैंड से, यूरोप से एक नई जगह पर आए थे, अमेरिका में आए थे, वहाँ पर इनका ये ज्ञान विज्ञान काम नहीं आया, और इन्होंने फिर उसमें बदलाव किया और नई परिस्थितियों में रहने के लिए फिर नए विचारों का सृजन किया। तो फिर इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि वही ज्ञान और विज्ञान सत्य है, जो हमारी वर्तमान परिस्थितियों में
काम आते हैं। वही मूल्य, वही विचार सत्य है जो हमें वर्तमान में हमारे लिए उपयोगी हो। यदि कोई मूल्य, कोई सत्य वर्तमान में हमारे लिए उपयोगी नहीं है, ठीक है, तो वो हमारे लिए सत्य नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है, इनके अकॉर्डिंग कोई सत्य, कोई मूल्य, कोई विचार, कोई आदर्श, कोई नियम तभी सत्य होंगे जब वो वास्तविक समस्या का, हमारी समस्या का समाधान करेंगे वास्तविक रूप से। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि इनके अकॉर्डिंग देश काल परिस्थिति के अनुसार ये मूल्य, नियम, आदर्श, विचार, सिद्धांत बदलते रहते हैं। तो जब ये बदलते रहते हैं तो फिर ये सत्य एक हो ही नहीं सकते। तो ये सत्य हो ही नहीं सकते, तो फिर इन्होंने इस विचारधारा पर जोर दिया कि हमारे लिए सत्य वो है, हर व्यक्ति के लिए सत्य वो है जो उसको प्रयोग द्वारा उसकी आवश्यकता, उसके इच्छाओं को, इसकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो प्रयोजनवाद जो मूल्य विचार में यही विचार है, इसी आधार पर पूरा दर्शन खड़ा है और इसी पर ही उनकी पूरी शिक्षा व्यवस्था खड़ी है, ठीक है, कि कोई भी पहले से निर्मित मूल्य, सत्य, विचार नहीं हो सकते। व्यक्ति देश काल परिस्थिति के अनुसार मूल्य, आदर्श बदलते रहते हैं और सत्य निर्माण की अवस्था में है। वर्तमान अतीत से बेहतर है, भविष्य वर्तमान से बेहतर होगा और जीवन का सर्वप्रमुख उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम प्रयोजनवादी दर्शन को एक नए दर्शन के रूप में देखते हैं, एक बने बनाए जो पूर्व से चले आ रहे थे विचार, आदर्शों और मूल्यों के खंडन करने वाले दर्शन के रूप में देखते हैं। अगर हम प्रयोजनवादी दर्शन को देखें तो हम ये पाते हैं कि ये दर्शन आदर्शवाद और प्रकृतिवादी दर्शन के मध्य का दर्शन है। ये जे.एस. रॉस का कहना है ना। और इस प्रकार से प्रयोजनवादी दर्शन को स्पष्ट किया गया। कैसे ये मध्य का दर्शन है, कैसे ये मध्यवर्ती दर्शन का स्थान पाता है, इस पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे। पहले हम प्रयोजनवाद के शाब्दिक इसके अर्थ पर विचार कर लें। अगर हम प्रयोजनवाद को देखें तो प्रयोजनवाद शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रेग्मा शब्द से मानी जाती है। प्रेग्मा शब्द जिसका अर्थ है क्रिया अथवा किया गया कार्य। प्रेग्मा शब्द का अर्थ है क्रिया अथवा किया गया कार्य, है ना। तो कुछ अन्य विद्वान ये शब्द ग्रीक भाषा के प्रेग्मेटिकोस शब्द से उत्पन्न मानते हैं और जिसका अर्थ होता है व्यवहारिकता अथवा उपयोगिता। तो यहाँ पर प्रेग्मेटिज्म शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, एक प्रेग्मा और एक प्रेग्मेटिकोस शब्द से उत्पन्न बताया गया है। और प्रेग्मा का अर्थ है क्रिया और प्रेग्मेटिकोस का अर्थ है उपयोगिता या व्यवहारिकता। इस प्रकार इसके शाब्दिक अर्थ के अनुसार इस विचारधारा के अंतर्गत क्रियाशीलता को, इस विचारधारा के अंतर्गत व्यवहारिकता को, इस विचारधारा के अंतर्गत उपयोगिता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और इसलिए किसी भी कार्य को, किसी भी क्रिया को कसने की जो कसौटी है वो उसकी उपयोगिता है, वो उसकी व्यवहारिकता है, ठीक है, और उसके परिणाम हैं। इस आधार पर हम प्रयोजनवाद के मूलभूत सिद्धांत को समझ सकते हैं कि इन्होंने किस चीज को महत्वपूर्ण माना है। प्रयोजनवाद को एक्सपेरिमेंटलिज्म, प्रयोगवाद भी कहते हैं, ठीक है। इस दर्शन के कई नाम हैं, अलग अलग नामों से इसको बुलाया जाता है। आपको ये सारे नाम समझने हैं और ये सारे नाम इसके सिद्धांतों की ही बात करते हैं, ठीक है। इनके सिद्धांतों से ही ये नाम निकले। जैसे प्रयोगवाद, क्योंकि प्रयोजनवादी केवल प्रयोग को ही सत्य मानते हैं। मतलब जो हम किसी कार्य को, किसी क्रिया को अगर हम सत्य तभी समझ सकते हैं जब हम उसे प्रयोग द्वारा सत्य साबित कर लें। मतलब कोई वास्तविकता, कोई अच्छाई, कोई बुराई, ये शब्द सापेक्ष शब्द हैं, ठीक है। ये पूर्व निश्चित नहीं है, अपितु इन सबके मानव अपने प्रयोग और अनुभवों के द्वारा सत्य सिद्ध करता है। प्रयोगवादियों का विश्वास है कि सत्य तथा वास्तविकता अनेक है, सत्य और वास्तविकता अनेक हैं और मानव अपने प्रयोगों, अनुभवों के द्वारा इन सब की खोज करता है। केवल वही बातें सत्य हैं जिन्हें प्रयोग के द्वारा सत्य सिद्ध किया जा सके। वही बातें सत्य हैं जिन्हें प्रयोग के द्वारा सत्य साबित किया जा सके। तो इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि इसको एक और नाम प्रयोगवाद, व्यवहारिकतावाद, उपयोगितावाद, क्रियावाद, क्योंकि ये क्रिया को भी बहुत महत्व देता है। ये कहता है कि ज्ञान की उत्पत्ति ही क्रिया के द्वारा होती है, ठीक है। अनुभवों की रचना ही क्रिया के द्वारा होती है।
ये कहते हैं कि क्रिया से ही विचार उत्पन्न होते हैं, क्रिया से ही दर्शन उत्पन्न होता है। विचार उत्पन्न होंगे, वो शिक्षा को जन्म देंगे और शिक्षा नए दर्शन को जन्म देगी। तो इन्होंने ये सर्किल माना है। तो इनके दर्शन में क्रियावाद क्या है, इनके दर्शन में उपयोगितावाद क्या है, इनके दर्शन में फलवाद क्या है। इसी तरह से प्रयोजनवाद को फलवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इस विचारधारा के अनुसार प्रत्येक क्रिया का मूल्यांकन उसके फल के अनुसार होता है। ठीक है, यदि किसी क्रिया का परिणाम सुखद है, उसका फल अच्छा है, उसका फल उपयोगी है किसी के लिए, तो वह क्रिया सत्य है। और यदि उसका परिणाम सुखद नहीं है, बेहतर नहीं है, तो वो जो है सत्य नहीं है। तो प्रयोजनवाद को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम फलवाद कहेंगे। इसके बाद प्रयोजनवाद का एक नारा है परिवर्तन। ये जो परिवर्तन है, इनके अकॉर्डिंग कोई भी सत्य स्थायी ना होकर सदैव परिवर्तन की अवस्था में होता। कोई भी जो सत्य को हम देखें तो वो स्थायी नहीं है, बल्कि परिवर्तन की अवस्था में है। सत्य सदैव देश काल परिस्थिति देश के अनुसार बदलता रहता है। जो विचार आदर्श मूल्य किसी एक समय में सही थे, वो किसी दूसरे समय में, किसी दूसरे काल में, किसी दूसरे परिस्थितियों में गलत भी हो सकते हैं। इसलिए कोई बने बनाए कोई एक समय के ही आदर्श मूल्य सत्य सही नहीं हो सकते। इस प्रकार प्रयोजनवाद आदर्शवादी की भांति किसी पूर्व निश्चित उद्देश्यों के निर्माण की बात नहीं करता, उनको स्वीकार नहीं करता। ठीक है, बल्कि प्रत्येक निश्चित किसी सिद्धांत और आदर्श का ये विरोध करता है। ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए और वह अपने जीवन में क्रिया करके और अपनी समस्याओं के समाधान में या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में या अपनी इच्छाओं की पूर्ति में जो भी व्यवहार को अपनाएगा और जिस भी व्यवहार या क्रिया के द्वारा उसकी पूर्ति वो कर पाएगा, वही उसके लिए सत्य साबित होगा, है ना। तो यहाँ पर प्रयोजनवाद एक नया ज्ञान देता है। और जिस समय ये विचारधारा आई थी, ये विचार अमेरिका में फैला और काफ़ी लोग इसके अनुयायी होते गए। बाद में हम देखते हैं कि चार्ल्स सैंडर्स पियर्स जो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है, ये अमेरिका में थे चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। और इनका टाइम पीरियड वही करीब 1839 से लेकर 1942 तक लगभग था। और इसके बाद 1942 तक था लगभग। उसके बाद 1839 में ये विलियम जेम्स आ गए थे। ठीक है, इन्होंने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। फिर अमेरिका के ही एक दार्शनिक थे जॉन डीबी, इन्होंने इस विचारधारा को सबसे लोकप्रिय बनाया। और शिक्षा में इस विचारधारा को, इस दर्शन को लाने वाले हमारे जॉन डीबी महोदय ही थे। इंग्लैंड में इस विचारधारा को सिलर महोदय ले गए। तो बहुत अन्य दार्शनिक भी हैं जो प्रयोजनवाद से संबंधित हैं, लेकिन शुरुआती और महत्वपूर्ण दार्शनिकों में चार्ल्स सैंडर्स पियर्स का नाम, जो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, उसके बाद विलियम जेम्स का नाम, और उसके बाद जॉन डीबी का नाम। ये महत्वपूर्ण वो दार्शनिक हैं जिन्होंने इस दर्शन को लोकप्रिय बनाया, सब तक पहुंचाया, और उन्हीं के विचारों से दर्शन फला फूला। तो हम ये देखते हैं कि प्रयोजनवाद ने बदलते हुए समय के अनुसार, ठीक है, और ये माना कि कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है, परिवर्तन शाश्वत सत्य है। तो इनका एक नारा था परिवर्तन, है ना। और बदलते हुए समय के अकॉर्डिंग ही व्यक्ति को अपने लिए सारी चीज़ें तय करनी चाहिए। जो आज हमने अपने लिए कोई आदर्श बनाए हैं, हमें वर्तमान को देखकर अपने लिए मूल्य निर्धारित करना चाहिए। हो सकता है कि अभी मेरे लिए कोई मूल्य सत्य हो और आने वाले आगे समय में वो मूल्य हमारी लिए सत्य ना हो, वो हमारे लिए उपयोगी ना रह जाए। तो जब तक मूल्य कोई उपयोगी है, जब तक वो मूल्य हमें अर्थ दे रहा है, हमें फल दे रहा है, तब तक हम उसको अपनाएंगे। अन्यथा की स्थिति में हम फिर नए मूल्यों का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से बदलती हुई मूल्यों के निर्माण की बात प्रयोजनवादी करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि प्रयोजनवादियों का संबंध मानव के जीवन से अत्यधिक है ना। जिस प्रकार से आदर्शवादी आत्मा को प्रधानता देता है, आदर्शवादी मन को प्रधानता देते हैं, जिस प्रकार से प्रकृतिवादी प्रकृति को प्रधानता देते हैं, जिस प्रकार से यथार्थवादी वस्तु को प्रधानता देते हैं, उसी प्रकार से हम प्रयोजनवादी के संबंध में कह सकते हैं कि ये मानव को प्रधानता देता है। ये मानवतावादी दर्शन है। ठीक है,
इन्होंने मानव को केंद्र बनाकर ही सारी चीजों को समझा है, मानव को ही केंद्र बनाकर सारी चीजों को बनाया है। तो इसलिए ये जीवन, ये दर्शन मानवतावादी विचारधारा की भी बात करता है। मानवतावादी विचारधारा भी इस दर्शन को हम कह सकते हैं, ठीक है। और व्यवहारिकतावाद या प्रयोगवाद किसी काल्पनिक जगत की बात नहीं करता, ये किसी आध्यात्मिक शक्तियों को सत्य स्वीकार नहीं करता। इसके अकॉर्डिंग केवल वही चीजें सत्य हैं जिसे हम प्रयोग द्वारा समझ सके, प्रयोग द्वारा देख सके, प्रयोग द्वारा उसकी पुष्टि की जा सके, है ना। और सभी चीज परिवर्तनशील हैं, कुछ भी निश्चित पूर्व निर्मित नहीं है। तो इस प्रकार से कोई पारलौकिक सत्ता, कोई आध्यात्मिक सत्ता की बात ये नहीं करते। इस दर्शन का जन्म अमेरिका में हुआ और वहीं से ये विचारधारा अन्य देशों में पहुंची। जब चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने इस विचार को बढ़ाया था, तब उन्होंने इसको नाम दिया था अर्थ क्रियावाद या व्यवहारवाद। इसे एक नाम व्यवहारवाद के नाम से भी जानते हैं, और चार्ल्स सैंडर्स पियर ने इसको अर्थ क्रियावाद या व्यवहारवाद नाम दिया था। वही विचार और क्रिया सत्य है जो व्यवहार की कसौटी पर खरी उतरे। तो विलियम जेम्स ने इस वाद का नामकरण अनुभववाद किया। तो अनुभववाद कहने वाले विलियम जेम्स थे, अर्थ क्रियावाद या व्यवहारवाद कहने वाले चार्ल्स सैंडर्स पियर्स थे, है ना। और जॉन डीवी जब आए तो जॉन डीवी ने इसका नामकरण प्रयोगवाद किया। जॉन डीवी ने इसका नाम नया, जैसे करणवाद, साधनवाद, इस तरह के नाम इसको रखा, है ना। और नामकरण करणवाद, प्रयोगवाद, ये पुनर्रचनावाद, ये सब नाम जॉन डीवी के दिए गए हैं। तो थोड़े से कभी अगर ऐसा कोई प्रश्न आ जाए कि प्रयोजनवाद को किसने करणवाद के नाम से दिया, जॉन डीवी, प्रयोजनवाद को किसने व्यवहारवाद कहा, तो चार्ल्स सैंडर्स पियर, प्रयोजनवाद को किसने अर्थक्रियावाद कहा, तो चार्ल्स सैंडर्स पियर, प्रयोजनवाद को किसने अनुभववाद कहा, तो फिर आपका विलियम जेम्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारे दार्शनिक के मूल विचारों में क्रिया की प्रधानता थी, उपयोगिता की प्रधानता थी, फल की प्रधानता थी, है ना। इन चीज़ों को इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया। फिर जॉन डीवी के शिष्य विलियम हार्ड किलपैट्रिक आए, 1871 से 1965 उसका टाइम पीरियड है। उन्होंने इस वाद का नाम प्रयोजनवाद रखा। तो प्रयोजनवाद नाम देने वाले किलपैट्रिक थे। इसके अलावा भी अन्य दार्शनिक हुए, जैसे जॉन लॉरेंस चाइल्ड्स, जॉन सीलर ब्रूबेकर, और अन्य दार्शनिकों में थियोडोर ब्रेमेल। ये सब वो नाम हैं जो प्रयोजनवादी दार्शनिकों से संबंधित हैं। तो प्रयोजनवाद के शुरुआती दर्शन में हम इसके मूल विचारों में ये सारी चीज़ें पाते हैं। अगर हम इसको कंसाइज करें, अगर हम इसको कुछ लाइनों में कहना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि प्रयोजनवादी एक मानवतावादी दर्शन है। एक मानवतावादी दर्शन है। क्यों मानवतावादी दर्शन है? क्योंकि ये मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति की बात करता है। क्यों आवश्यकतावादी दर्शन है? क्योंकि ये मानव प्रयोजन का ये मानव की इच्छाओं की पूर्ति की बात करता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हम मानवतावाद कहते हैं, क्योंकि मानव की ही जीवन को सुखपूर्वक बनाने की बात करता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मानवतावादी दर्शन। प्रयोजनवाद मानता है कि क्रियाशीलता के बीच मूल्यों का निर्माण होता है। व्यक्ति जब क्रियाशील होता है तभी मूल्यों का निर्माण होता है। मतलब पहले मूल्य नहीं आते, पहले व्यक्ति को क्रिया करनी पड़ती है, और जब क्रिया करता है मानव, तब उसे अनुभव प्राप्त होता है। और ये जो अनुभव है यही तो शिक्षा है, और जो शिक्षा है वही उसके लिए विकास की प्रक्रिया है। तो शिक्षा जीवन है जॉन डीवी, शिक्षा विकास की प्रक्रिया है जॉन डीवी। तो इनके दर्शनों में इनके ये मूल ध्येय वाक्य है। इसी के साथ हम देखते हैं इनका कहना है कि कोई भी अंतिम सत्य नहीं होता, सत्य निर्माण की अवस्था में है। तो प्रयोजनवादियों का एक और महत्वपूर्ण ध्येय वाक्य कि सत्य निर्माण की अवस्था में है। प्रयोगवाद उपयोगिता पर बल देता है। यह हर चीज की उपयोगिता की कसौटी पर कसता है। कोई विचार सही है कि गलत, कोई क्रिया सही है कि गलत, कोई वस्तु सही है कि गलत, इसको कैसे जाना जा सकता है? उसकी उपयोगिता के द्वारा। यदि वो हमारे लिए उपयोगी है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो फिर वो सत्य है। और यदि वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, हमारे लिए
अर्थपूर्ण नहीं है, काम के लिए नहीं है, तो फिर वो सही नहीं है। तो इन्होंने हर चीज़ की कसौटी उपयोगिता को रखा है कि वो कितना उपयोगी है। इसी प्रकार से इनका अगला जो मुख्य विचार है वो ये कि ये कहते हैं अनुभव के फलस्वरूप ही सत्य की खोज होती है, यानी कि किसी को सत्य खोजना है तो उसे क्रिया करनी पड़ेगी, क्रिया करेगा तो उसे अनुभव होगा। इसके साथ इन्होंने कहा संपूर्ण संसार परिवर्तनशील है, मतलब कुछ भी निश्चित नहीं है। ये कहता हर चीज बदल रही है। आज से 20 साल पहले लोग जैसा जीवन जी रहे थे वो आज नहीं जी रहे, आज से आने वाले 20 साल बाद जैसा जीवन तो वो आज जैसा नहीं होगा, और पहले का जो समस्याएं थी वो आज की समस्याएं नहीं है, आज जो समस्याएं हैं उसका समाधान पहले नहीं, मतलब हर चीज बदल रही है। तो व्यक्ति को बड़ा फ्लेक्सिबल माइंड के साथ और बिना किसी पूर्व निर्धारित मूल्यों और सत्य और विचारों के साथ नई आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार रहना होगा और अपने आप को उसी अकॉर्डिंग प्रतिक्रिया करनी होगी कि वो उस नए वातावरण में ढल सके, नए वातावरण को अपने अनुकूल ढाल सके। अब उसके अनुकूल ढल जाए या उसको अपने अनुकूल ढाल ले, ये शक्ति उसमें होनी चाहिए। तो ये मानव की शक्ति की भी बात करते हैं, इसलिए भी इस दर्शन को मानवतावादी दर्शन हम कहते हैं। संसार में अनुभव से परे कोई वास्तविकता नहीं। ये कहते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है व्यक्ति का एक्सपीरियंस, व्यक्ति का अनुभव। इसीलिए इनकी शिक्षा में कहते हैं ना, शिक्षा अनुभवों के निर्माण की प्रक्रिया। तो इन्होंने अनुभवों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया और ये संसार को अर्थपूर्ण मानते हैं, ये संसार को अनियमित मानते हैं। मतलब जैसा प्रकृतिवाद हर कुछ नियमित मानना था, प्रकृतिवाद सब कुछ यंत्रवत मानना था, मतलब सब कुछ सारी सत्ता यंत्रवत ढंग से चल रही है। जबकि प्रयोजनवादी दार्शनिक जो हैं वो ऐसा नहीं मानते। ये कहते हैं कि प्रत्येक चीज मानव निर्मित है, मानव से शासित है। तो मानव को ही इन्होंने महत्व दिया, इसलिए भी इनके दर्शन को मानवतावादी दर्शन कहते हैं, है ना। तो ये किसी ऐसी सत्ता को स्वीकार नहीं करते, इसको चलाने के पीछे ना ये किसी आध्यात्मिक सत्ता को मानते हैं और प्रकृति को भी एक सीमित स्थान देते हैं। प्रकृति में होने वाली घटनाओं क्रियाओं की भी ये व्याख्या वैज्ञानिक ढंग से करते हैं, लेकिन इनके मूल में मानव की ही क्रियाशीलता है, मानव के ही विचारों से उत्पन्न जो नियम है उसी के द्वारा ये सारी चीजें शासित हो रही हैं, उसमें मानव बदलाव कर सकता है। तो इस तरह से ये विचार प्रस्तुत करते हैं। इन्होंने अंधविश्वास और कूपमंडूकता जैसे विचारों का खंडन किया, जिसमें पहले से जो आदर्शवादी विचार थे उसके अकॉर्डिंग मानव की लाइफ, उसको इन्होंने बदलने की बात की, उसको इन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसी के साथ ये सामाजिक विकास की बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि प्रकृतिवाद व्यक्तिकता की बात करता है, वो सामाजिकता की बात नहीं करता। आदर्शवादियों ने व्यक्तिकता की बात की, सामाजिकता की भी बात की, यथार्थवादियों ने भी सामाजिकता की बात की, लेकिन प्रयोजनवादी सबसे अधिक सामाजिकता की बात करते हैं। प्रयोजनवादी कहते हैं कि मानव को अगर हम अकेले छोड़ दें तो उसका विकास नहीं हो पाएगा। वो शिक्षा को सामाजिक कौशल के विकास की प्रक्रिया भी मानते हैं और विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। तो वो ये अपेक्षा करते हैं कि व्यक्ति का सामाजिक विकास होना चाहिए और व्यक्ति जब क्रिया करता है तो वो समाज में ही क्रिया करता है, तो उसी से उसको ज्यादा अनुभव प्राप्त होते हैं। तो ये व्यक्तिकता को भी महत्व देते हैं, लेकिन सामाजिकता को ही सर्वाधिक महत्व देते हैं। इसी के साथ साथ सत्य केवल व्यवहारिक परिणामों के द्वारा जाना जा सकता है। ये कहते हैं कि सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो पहले से कहीं से रेडीमेड तैयार है, बल्कि व्यक्ति क्रिया करता, उससे उसको परिणाम प्राप्त होते हैं। उस परिणाम को वह व्यवहारिकता उपयोगिता की कसौटी पे कसता है और उसी के आधार पर यह निर्णय लेता है कि क्या सही है और क्या सही नहीं है, क्या सत्य और क्या सत्य नहीं है। सत्य व्यक्तिगत और सामाजिक वस्तु है। मतलब कुछ सत्य ऐसे हैं जो सबके लिए अलग अलग होंगे। मतलब एक आचार संहिता नहीं बनाई जा सकती, एक सत्य सभी को नहीं दिया जा सकता। किसी के लिए कोई चीज सही होगी, क्यों? क्योंकि उसकी परिस्थिति दूसरी होगी, उसका वातावरण दूसरा होगा, उसका देश काल परिस्थिति अलग हो सकती। इसलिए हर व्यक्ति के लिए अपना अपना सत्य होगा। तो सत्य को ये व्यक्तिगत रूप से भी देखते हैं और कहते हैं कि कहीं एक साथ लोग हैं और वहां पर सबके लिए कुछ सत्य हो सकता है, तो ये सत्य को बस व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों वस्तु मानते हैं, जबकि व्यक्ति वस्तु अधिक मानते हैं। इसके साथ प्रयोजनवाद विचारों के अर्थ को निर्धारित करने वाली विधि है कि विचारों का अर्थ निर्धारित करें। इसके साथ साथ संपूर्ण ज्ञान अनुभव में निहित है। संपूर्ण ज्ञान
अनुभवों में निर्मित है, तो ये अनुभवों को महत्व देते हैं और मनुष्य सब बातों का मानदंड है, मनुष्य सब बातों का निर्माण करता है, इस पर ये बल देते हैं। अभी हम लोग प्रयोजनवाद के सिद्धांतों की बात कर रहे थे और सिद्धांतों में हम लोगों ने जो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं उस पर बात की। इनकी जो मान्यताएं हैं, स्पेशली मान्यताएं कि ये किन किन चीज़ों को अपने विचारों का आधार बनाते हैं। अब हम आते हैं प्रयोजनवाद के प्रकारों में। जैसे हम लोगों ने प्रकृतिवाद के प्रकार देखे, ठीक है, जैसे हम लोगों ने यथार्थवाद के प्रकार देखे, जैसे हम लोगों ने आदर्शवाद के प्रकार देखे, उसी प्रकार से हम देखते हैं कि प्रयोजनवाद के भी प्रकार हैं। और उसमें जो पहला प्रकार है वो मानवतावादी प्रयोजनवाद। मानवतावादी प्रयोजनवाद क्यों नाम दिया गया इसको? क्योंकि जैसा हम लोग इस दर्शन को ही पूरा मानवतावादी दर्शन कह रहे हैं, तो इसका पहला प्रकार ही मानवतावादी है। और ये कहता है कि मानवीय और मानव की इच्छाओं, आवश्यकताओं, उद्देश्यों की जो विचार पूर्ति करते हैं, जो सिद्धांत पूर्ति करते हैं, वही सत्य है। उसी से ही मानव का कल्याण होता है। मतलब जो विचार, जो सिद्धांत मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, मानव की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, मानव की समस्याओं समाधान करते हैं, वही विचार सत्य होते हैं। और इनका विचार था कि जो बात मेरे उद्देश्य को पूरी करे, जो मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करे, जो मेरे जीवन का विकास करे, वही सत्य है। और इस विचारधारा के समर्थक सिलर और जेम्स थे। मानवतावादी प्रयोजनवाद के समर्थक, प्रवर्तक यही दो लोग माने जाते हैं, विलियम जेम्स और सिलर, ठीक है। और इनका यही विचार था। इसके बाद दूसरा प्रयोजनवाद आता है प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद। और प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य वही वस्तु अथवा सिद्धांत है, सत्य वही वस्तु अथवा सिद्धांत है जिसको प्रयोग द्वारा सत्य सिद्ध किया जा सके, प्रयोग के द्वारा सत्य सिद्ध किया जा सके। अर्थात ये कहते हैं कि किसी चीज को तब तक सत्य नहीं स्वीकार किया जाएगा जब तक कि उसे प्रयोग द्वारा प्रमाणिक सिद्ध न कर लिया जाए। मतलब इस विचारधारा के अनुसार किसी बात को सत्य साबित करने के लिए उसे हम प्रयोग की कसौटी पर कस ले। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम तब तक अगर ये कहें ईमानदार, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तब तक बेस्ट पॉलिसी नहीं है जब तक कि हम उसे प्रयोग द्वारा बेस्ट पॉलिसी के रूप में देख ना ले, बेस्ट पॉलिसी के रूप में हमको उसकी उपयोगिता ना पता चल जाए। तब तक किसी के कह देने मात्र से, किसी बने बनाए नियम समझ लेने मात्र से ही हम ये नहीं कहेंगे कि ये मतलब सत्य है, ये विचार सत्य है। हमें पहले अपने प्रयोग की कसौटी पे कसना पड़ेगा, है ना। तो जब आप उसे प्रयोग की कसौटी पे कस लेंगे और वो बात आपको उपयोगी होगी, आपके लिए लाभप्रद होगी, तब आप उसे सत्य मान लेंगे। तो इस विचार को मानने से हम उसको कहते हैं प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद, प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद। इसके बाद तीसरा प्रयोजनवाद का प्रकार आता है जीव वैज्ञानिक प्रयोजनवाद, बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म। और ये जीव शास्त्रीय प्रयोजनवाद के अनुसार मानव की उस शक्ति को महत्वपूर्ण समझा जाता है जिसके द्वारा वह अपने वातावरण के अनुसार ढलता है या वातावरण को अपने अनुकूल ढालता है। तो यहाँ पर वातावरण के अनुकूल ढलना और वातावरण को अपने अनुकूल ढालना की जो मानव की शक्ति है, ठीक है, उसको महत्व दिया गया है। और उसको महत्व देने के कारण ही इसे जीव वैज्ञानिक बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म कहा गया है। और इस वाद का प्रतिनिधित्व, इस प्रयोजनवाद के प्रकार का प्रतिनिधित्व जॉन डीबी ने किया था। और डीबी का मत है कि इस प्रयोजनवाद की जांच मानव को अपने वातावरण से अनुकूल करने के विचार प्रक्रिया से की जाती है। मतलब वातावरण के अनुकूल, मतलब इनके ये जो तीन विचार हैं, ठीक है, मानव की आवश्यकता, उद्देश्य की पूर्ति करना और प्रयोग के द्वारा किसी विचार क्रिया को सत्य देखना, और तीसरा वातावरण के अनुकूल ढलना या वातावरण को अपने अनुकूल ढालना। और ये करने से ही व्यक्ति की समस्या का समाधान होता है। और ये करने में व्यक्ति वातावरण से अनुकूलन करता है और उसका जो विचार होता है वो साधन के रूप में काम आता है। मतलब ये ज्ञान को साधन के रूप में देखते हैं, साध्य के रूप में नहीं देखते हैं। इसे साधनवाद भी, इंस्ट्रूमेंटलिज्म भी कहा जाता है। जॉन डीबी के प्रयोजनवाद को इंस्ट्रूमेंटलिज्म भी कहा जाता है। जॉन डीबी ने इस वाद को शिकागो विश्वविद्यालय में प्रतिपादित किया था, इसलिए इस संप्रदाय को शिकागो संप्रदाय भी कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि शिकागो संप्रदाय
से क्या तात्पर्य है, तो जीव वैज्ञानिक प्रयोजनवाद ही शिकागो संप्रदाय है, क्योंकि ये शिकागो विश्वविद्यालय में जॉन डीवी ने स्पष्ट किया था। अब हम आते हैं प्रयोजनवाद के प्रमुख सिद्धांतों पर। अभी हमने मान्यताओं पर बात किया था, प्रयोजनवाद के प्रकारों पे बात हो गई, ठीक है, प्रयोजनवाद के प्रमुख विचारों पे बात हो गई, और उन्हीं सब को अगर हम सिद्धांत के रूप में देखें तो पहला जो इनका सिद्धांत है, ये संसार अनेक तत्वों और क्रियाओं का परिणाम है। इसीलिए इस दर्शन को बहुतत्ववादी दर्शन भी कहते हैं। बहुतत्ववादी, ठीक है, मतलब ये कहता है कि ये ब्रह्मांड जो है बहुत सारी तत्वों और उनकी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप निर्मित है। बस इतना कह के ये तत्व मीमांसा खत्म कर देता है कि ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि अनेक तत्वों और उनकी क्रियाओं का परिणाम है। अब ये तत्वों की और क्रियाओं की व्याख्या नहीं करता। जब ये तत्वों और क्रियाओं की व्याख्या नहीं करता, बस ये उनकी इस तरह से व्याख्यायित करता, अनेक तत्व हैं और वो आपस में क्रिया करते हैं, उससे सृष्टि का निर्माण होता है ना, और यही इनकी तत्व मीमांसा का मुख्य आधार है। फिर वो कहते हैं, इस जगत की बात करते हैं कि ये जगत जो है भौतिक जगत ही सत्य है, क्योंकि उसे प्रयोग द्वारा देखा समझा जा सकता है। आध्यात्मिक जगत को प्रयोग द्वारा देख नहीं सकते, प्रयोग चूंकि इंद्रियों द्वारा होता है, तो इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष कर लेने पर ही सत्य होता है। तो हम इंद्रिय के द्वारा ना तो आत्मा का देख सकते हैं, ठीक है, ना हम परमात्मा को देख सकते हैं, ना किसी आध्यात्मिक सत्ता को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ना उस पर हम जा सकते हैं। तो इसलिए उस सत्ता को ये पूरी तरह से मना करता है। इसके हिसाब से ये संसार अनेक तत्वों और क्रियाओं का परिणाम है। ये भौतिक संसार ही सत्य है, इससे परे कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। तो ये भी एक इनका सिद्धांत है। आत्मा को ये पदार्थ जन क्रियाशील तत्व मानता है और परमात्मा को ये मनुष्य की कल्पना मात्र मानता है। मतलब ये कहता है कि किसी भी रूप में परमात्मा नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम उसे इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, ईश्वर को हम इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, उसको हम व्यवहार में नहीं देख सकते। ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। केवल सत्य जो है ये यही जगत भौतिक संसार ही सत्य है, क्योंकि उसको हम देख सकते हैं, उसको हम इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष कर सकते हैं। इसके साथ ही ये कहता है सत्य जो है उसकी प्रकृति परिवर्तनशील है। मतलब सत्य हमेशा बदलता रहता है, परिवर्तनशील है, पहले से निर्मित मूल्य नहीं होते, और मूल्य और सत्य बदलते रहते हैं। तो सत्य की प्रकृति कैसी है, ये परिवर्तनशील है। ये कहते हैं कि सत्य का निर्माण उसके फल से होता है। हम सत्य को उसके फल से ही कसौटी दे रहे हैं कि मतलब जो फल सही होगा वही सत्य होगा। तो सत्य को हम किस कसौटी पे कस रहे हैं, फल से। तो सत्य का निर्माण उसके फल से होता है, मतलब उसके परिणाम से होता है। इसके साथ ये कहते हैं कि सत्य एक नहीं अनेक है, कोई एक सत्य नहीं है। तो ये बहुत सारे सत्यों की बात करता है, क्योंकि किसी के लिए कुछ सत्य है, किसी के लिए कुछ सत्य है, किसी के लिए कुछ सत्य है। सबके अपने अपने अनुभव हैं, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, सबके अपने अपने वातावरण है, उसमें वो क्रिया करता है और अपने आप को उसमें एडजस्ट करता है और उसमें वो जो भी मूल्य का निर्माण करे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सत्य एक नहीं, सत्य अनेक है। इसके बाद आता है सत्य अभी निर्माण की अवस्था में है। मतलब अभी जो हम अल्टीमेट सत्य या कोई सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना करें तो ये भ्रम है हमारा, ये हमारे लिए एक भ्रामक विचार है कि कोई इस तरह से अल्टीमेट सत्य हो सकता है, जो कल जो निर्मित होगा वो बेहतर होगा, इसलिए आज जो भी है वो कल से बेहतर है, लेकिन कल इससे और बेहतर होगा। तो सत्य अभी निर्माण की अवस्था में, अंतिम सत्य कुछ भी नहीं है। संसार मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, मतलब मनुष्य जो है वो संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य के पास इंद्रियां हैं और इंद्रियों की सहायता से उसने अपने आसपास को जाना है, उसके ज्ञान का प्रयोग किया है और उसका प्रयोग करके उसने अपने जीवन को सुखमय बनाया है। इनकी भी शिक्षा का उद्देश्य जो है वो सुखपूर्वक जीना है। और सुखपूर्वक जीना कैसे हो पाएगा? सुखपूर्वक जीना इंद्रियों के प्रत्यक्षीकरण से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उस ज्ञान के प्रयोग द्वारा। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये भी विज्ञान की बात करते हैं, ये भी आसपास के ज्ञान के प्राप्त करने की बात करते हैं और उसके द्वारा जीवन को सुखमय बनाने की बात करते हैं। और ऐसा केवल मनुष्य ही कर पाता है, जितने भी प्राणी हैं उसमें मनुष्य ही कर पाता है। तो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और मानव का विकास सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा होता है।
तो याद रखिएगा, सामाजिकता की बात करने के लिए अगर चारों दर्शनों में आ जाए कि सबसे ज़्यादा सामाजिकता की बात करने वाला दर्शन कौन सा है, तो प्रयोजनवाद के साथ जाइएगा। तब आप कहीं से भी आदर्शवाद और यथार्थवाद के साथ कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर प्रयोजनवाद जो है वो सामाजिकता की सर्वाधिक बात करता, थोड़ा थोड़ा समय है प्रकृतिवाद को छोड़ के, लेकिन यहाँ पर अपना याद रखिए। उपयोगिता के सिद्धांत पर ये बल देता है कि हर चीज को उपयोगिता की कसौटी पर कसो। ये वर्तमान की अपेक्षा भविष्य को अधिक महत्व देता है। ये मानवीय गरिमा में विश्वास करता है। ये अंधविश्वास, रूढ़ी, प्रथाओं आदि को नकारता है, उसमें अविश्वास करता है। कोई निश्चित शाश्वत अंतिम मूल्य विचार नहीं बताता है। क्रिया को महत्व देता है। बहुतत्ववाद में विश्वास करता है। ठीक है, इनके अनुसार बहुत सारे तत्व हैं, उनकी सत्ता है, लेकिन ये किसी एक तत्व की बात नहीं करता, जैसे कि हम आदर्शवाद में देखते हैं, वैसा इनके दर्शन में नहीं मिलता है। इसी तरह से ये मानव की शक्ति को महत्व देता है। मानव की कौन सी शक्ति को? मानव की वह शक्ति जो वातावरण के अनुकूल डालने में उसकी मदद करती है और वातावरण को अपने अनुकूल डालने में मदद करती है। तो ये जो है मानव की शक्ति को महत्व देता है। ये समाज के वातावरण को व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया में सहायक मानता है ना। सामाजिक परंपराओं और प्रथाओं का ये विरोध करते हैं। किसी प्रकार की परंपराएं, प्रथाएं जो उसकी स्वतंत्रता का हनन करती हों, जो उसके किसी अनुभव को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करती हो, तो उसका ये विरोध करते हैं। नैतिक और सामाजिक मूल्यों की उपयोगिता को महत्व देते हैं। विज्ञान में विश्वास करते हैं, वैज्ञानिक विषयों को महत्व देते हैं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है और सुखपूर्वक जीने के लिए ये प्राकृतिक और सामाजिक ज्ञान को आवश्यक मानते हैं और सामाजिक विकास के लिए सामाजिक कुशलता को ये आवश्यक मानते हैं। इनकी जो सामाजिक कुशलता है वो बहुत ब्रॉड है। सामाजिक कुशलता से तात्पर्य समाज में लोगों के साथ रहना आना चाहिए, समाज में जीविकोपार्जन करना आना चाहिए और समाज में अपनी समस्याओं के समाधान में लोगों के साथ बेहतर तरीके से एडजस्ट कर सके, वो स्किल डेवलप करना ही सामाजिक कुशलता है, सामाजिक दक्षता है ना। और ये तभी हो पाएगा जब उसमें सामाजिक गुण होंगे, मतलब प्रेम होगा, सहानुभूति होगी, दया होगा, है ना, कम्युनिकेशन होगा। तो ये सारी चीजें होंगी तभी आप समाज में बेहतर ढंग से एडजस्टमेंट कर पाएंगे। तो ये सामाजिक गुणों का होना, अगर नहीं है तो शिक्षा द्वारा इसके डेवलपमेंट करने की बात ये करते हैं। ठीक है, राज्य को एक सामाजिक संस्था ये मानते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रयोजनवाद को देखते हैं कि इनके मूल्य मान्यताएं क्या हैं। ये दर्शन किस प्रकार से अमेरिका से निकलकर विश्व में सब जगह पहुंचा और इसने आदर्शवाद पर प्रहार किया, इसने प्रकृतिवाद पर प्रहार किया, इसने यथार्थवाद पर भी काफी हद तक विचारों में परिवर्तन लाए और अपनी सत्ता को, अपने विचारों की मान्यताओं को इसने स्थापित किया। और आप देख रहे हैं कि जब ये दर्शन धीरे धीरे लोकप्रिय हुआ तो विश्व में एक अमेरिकी देश एक प्रभुत्ववादी देश के रूप में, एक प्रभावशाली, एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर आया। क्योंकि जिस देश की जैसी आदर्श होते हैं, जैसी मान्यताएं होती हैं, जैसे विचार होते हैं, वो देश उस तरह से खड़ा होता है। तो बहुत वर्षों तक और शायद आज भी, ठीक है, आप देख रहे हैं कि वर्तमान में इस समय युद्ध चल रहा है, ठीक है, और अमेरिका ईरान पर आक्रमण किए हुए है और बहुत आशंका थर्ड वर्ल्ड वार की भी लग रही है। बहुत सारे लोग कयास लगा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध कहीं वर्ल्ड वार थर्ड की ओर ले जाए। ठीक है, महाशक्तियां कहीं आपस में युद्ध में कूद ना जाएं। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिकी दर्शन है जो अपने विचारों और आदर्शों और नीतियों को बदल लेता है कि कल तक विचार अलग थे और आज बदल लिए। आज हम ईरान के साथ हमारे इससे संबंध है कि हमें अपने विचारों को मनवाने के लिए उसके ऊपर यदि आक्रमण भी करना पड़े, मानवता के ऊपर यदि आक्रमण भी करना पड़े तो भी हमें उससे परहेज नहीं करना चाहिए। यह अमेरिकी दर्शन और काफ़ी हद तक इस दर्शन ने उस देश को शक्तिशाली बनाए रखा। लेकिन कोई भी दर्शन पूर्ण नहीं हो सकता बिना आदर्श, बिना अध्यात्म, बिना नैतिकता के। तो कहीं ना कहीं इसकी उल्टा असर भी हो सकता है। अभी देखते हैं इस युद्ध का क्या होता है। और युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता, ये समझना होगा। तो यहाँ पर इस दर्शन से हम उन लोगों के, उन देश के रहने वाले लोगों के विचारों को समझ सकते हैं कि किस तरह से लोग सोचते, विचारते और क्रिया करते हैं, व्यवहार करते हैं। वहाँ पर कैसे आज कोई व्यक्ति समाज में रह रहा होता और कैसे साथ बदल जाता है
और वहाँ के लोगों का आपसी संबंध बदल जाता है, उपयोगिता और फल और क्रिया को वो महत्व देते हैं। अगर हम प्रयोजनवाद की तत्व मीमांसा को देखें तो ये आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत और मोक्ष, ब्रह्मांड, इन संबंध में कोई विचार नहीं करते। ये केवल मानव जीवन के विविध पहलुओं पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और ये कहते हैं कि केवल जो ब्रह्मांड है वो अनेक वस्तुओं और अनेक तत्वों और उनकी क्रियाओं का परिणाम है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये केवल वस्तु जगत, ये जो भौतिक जगत है, जो ये वर्तमान जगत है, जो दृश्य मान है, उसी जगत को स्वीकार करते हैं। इससे परे किसी आध्यात्मिक संसार को, आत्मा परमात्मा को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनका कहना है कि इसको हम इंद्रिय द्वारा प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। हाँ, आत्मा और मन, ये मन या मस्तिष्क को ही आत्मा का दूसरा नाम कहते हैं। मतलब आत्मा जो है वो मन मस्तिष्क का ही दूसरा नाम है और वो पदार्थ जन तत्व है। ठीक है, जैसा कि यथार्थवाद ने माना, उसी तरह से ये भी कह के छोड़ देते हैं। इसके अलावा ये उस पर कोई बहुत चर्चा नहीं करते। अगर हम प्रयोजनवाद की ज्ञान मीमांसा को देखें तो प्रयोजनवादियों के अनुसार अनुभवों की पुनर्रचना ही ज्ञान है। अनुभवों की पुनर्रचना मतलब अनुभवों को कलेक्ट करते रहना। अनुभव से ही जो ज्ञान आ रहा है वही शिक्षा है। मतलब कोई शिक्षा में पहले से बने बनाए नियम ना पढ़ाओ, सबको क्रिया करने दो। ठीक है, उससे जो नियम डेवलप होगा वही उसको अनुभव होगा। जैसे अगर हम पुस्तक में किसी विद्यार्थी को पढ़ाएं कि पौधा कैसे होता है, पत्तियां कैसी होती है, जड़ कैसा होता है, तना कैसा होता है, तो ये पुस्तकी ज्ञान हो गया। ये पुस्तकी ज्ञान का विरोध करते वो कह रहे हैं कि अगर ये सिखाना है तो उस बच्चे को ले जाओ बगीचे में और उसको पौधा लगाने का काम दो। उससे कहो पौधा लगाए और पौधे के अंगों को समझे और पौधे के अंगों को जाने, पूछे जिज्ञासा से, तो उसको अनुभव प्राप्त होगा क्रिया के द्वारा। क्रिया की, उसने एक पौधा लेके आया, पौधा लगाया या बीज लेके आया, पौधे का अंकुरण हुआ और उस तरह से उसने उसके विभिन्न अंगों पार्टों को समझा। वो कह रहे हैं कि अगर बच्चे को गणित पढ़ा रहे हो और गणित में किसी स्थान का क्षेत्रफल बता रहे हो तो क्षेत्रफल को सूत्र के माध्यम से हम पुस्तकी ज्ञान के द्वारा न सिखाएं, बल्कि उससे जिस कक्षा में वो बच्चा पढ़ रहा है उसी कक्षा में उसको लंबाई चौड़ाई नापने के कार्य करने को कहें, क्रिया करने को कहें। जब वो लंबाई चौड़ाई नापेगा तो उसको खुद उस क्षेत्रफल का ज्ञान होगा और फिर हम उसको आगे सिखाएं। तो उसको सिखाना कैसे है, उसको अनुभव कैसे कराना है, क्रिया के द्वारा। कोई भी कार्य क्रिया के बिना नहीं होगा। हमने प्रकृतिवाद में लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा है और लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट हम प्रयोजनवाद में भी पढ़ते हैं और लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट जॉन डीवी का कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्सपीरियंशनल लर्निंग, ये सब जो थॉट्स निकले हैं, ये थॉट्स हम प्रयोजनवाद से ही देखते हैं कि निकले हुए हैं। तो प्रयोजनवाद की ज्ञान मीमांसा में अनुभवों की पुनर्रचना करना ही ज्ञान है। ज्ञान साध्य नहीं है, ज्ञान साधन है। और किस चीज के लिए साधन है? ज्ञान जीवन को सुखमय बनाने का साधन है। जीवन को सुखमय बनाकर ज्ञान के द्वारा जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। और ये ज्ञान प्राप्त कैसे होगा? सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने से। जब व्यक्ति सामाजिक क्रियाओं में भाग लेता है तो फिर उसकी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उसे अनुभव प्राप्त होता है और उसका जो बुद्धि और मस्तिष्क है वो ज्ञान का नियंत्रक है और सामाजिक क्रियाएं ज्ञान का माध्यम है और इस तरह से वो ज्ञान प्राप्त करता है। जॉन डीवी अनुभव और ज्ञान में अंतर नहीं करते। उनका मानना है कि ज्ञान ही अनुभव है, अनुभव ही ज्ञान है। तो ये किसका स्टेटमेंट है? अनुभव ही ज्ञान है, ज्ञान ही अनुभव है, जॉन डीवी। इसके बाद हम इनकी आचार मीमांसा में आते हैं और प्रयोजनवादी कोई निश्चित मूल्यों आदर्शों में विश्वास नहीं करते। ये पहले ही हम लोग कई बार देख चुके हैं कि इनके विचारों में किसी पूर्व निश्चित आदर्श मूल्यों की बात नहीं है। उनका कहना है कि मनुष्य जीवन में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, बस उसके अंदर तो वो शक्ति होनी चाहिए कि वो बदलती हुई जो परिस्थितियां बदल रही हैं उसमें समायोजन कर ले। और बालकों में ये केवल सामाजिक कुशलता का विकास करना चाहते हैं कि सोशल स्किल उसमें डेवलप हो जाए ताकि वो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल सके। सामाजिक कुशलता से प्रयोगवादियों का तात्पर्य समाज में समायोजन करने, अपनी जीविका कमाने, मानव उपयोग की वस्तुएं क्रियाओं को खोज करने और नई नई समस्याओं से समाधान करने की शक्ति से है। तो ये भी इनका एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। और इसके अलावा इन्होंने कोई निश्चित पूर्व निर्मित आचार संहिता नहीं मानी है।
ठीक है, जब पूर्व निश्चित कोई मूल्य नहीं है, कोई पूर्व निश्चित ज्ञान नहीं है, तो व्यक्ति को अपने लिए ज्ञान खुद डेवलप करना है, सबके लिए अपने आदर्श खुद डेवलप करना, अपने मूल्य अपने सिद्धांत खुद बनाने, तो सबको अपनी आचार संहिता भी खुद बनानी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी के लिए कुछ होगा, किसी के लिए कुछ होगा, ये पहले से सेट आचार संहिता नहीं बना सकते, है ना। तो इनकी तत्व मीमांसा, इनकी ज्ञान मीमांसा, इनकी आचार मीमांसा, तीनों इस तरह की है जो पूर्ण पहले से कुछ बने बनाए नियम देने की बात नहीं करती, बल्कि वो ऐसे सिद्धांत, ऐसे विचार देती है कि व्यक्ति उनकी सहायता से अपने जीवन में अपने लिए दिशा निर्देशन प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आचार संहिता होगी तो वो इस तरह से आचार संहिता डेवलप करे कि वो अपने जीवन को सुखमय बना सके, इस तरह से ज्ञान डेवलप करे कि वो ज्ञान जो उसके लिए उपयोगी हो। ठीक है, और तत्व मीमांसा इतनी कि इसी जगत के महत्व को समझे, इसी जगत में अपने आप को वातावरण के अनुकूल डाले, वातावरण के अनुकूल डाले, अपने आप को सामाजिक रूप से कुशल स्किल्ड बनाए। ये इनकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा है। तो इन तीनों के आधार पे हम कह सकते हैं कि प्रयोजनवाद दर्शन की वह विचारधारा है, प्रयोजनवाद दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को विभिन्न तत्वों और क्रियाओं का परिणाम मानती है, और ये मानती है कि ये भौतिक संसार ही सत्य है, इससे परे, इससे अतिरिक्त कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। ये ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करती, ये आत्मा को पदार्थ जन क्रियाशील तत्व के रूप में मानती है, और ये स्वीकार करती है, ये प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है, जो सामाजिक विकास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इन लाइनों में इसके तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे हमने बात कर ली है, और इनके सारी चीज़ें समय सापेक्ष है। तो अक्सर ये देखा है यूजीसी नेट में, एनटीए में जो क्वेश्चंस आए हैं, तो वो इस थॉट से बहुत आए हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मतलब निरपेक्षता की बात करते हैं, कौन ऐसे हैं जो सापेक्षता की बात करते हैं। तो निरपेक्षता की सारी बात करने वाले, सब कुछ पहले से तय कर देने वाले, सारी चीज़ें पहले से तय के अकॉर्डिंग अपना कार्य व्यवहार करने वाले आदर्शवादी हैं। सब सारा प्रकृति के अकॉर्डिंग काम करने वाले, प्रकृति के लिए काम करने वाले प्रकृतिवादी हैं। विज्ञान और वस्तु की सत्ता को स्वीकार करके उनका अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त अपने जीवन को सुखमय करने वाले यथार्थवादी हैं। और जबकि जो प्रयोजनवादी हैं वो इन सब से अलग, वो ये कहते हैं कि हम पहले से कोई भी निश्चित नियम नहीं दे सकते, निश्चित ज्ञान नहीं दे सकते, हम तो ज्ञान के सिद्धांत देंगे, हम तो आचार के सिद्धांत देंगे। उन ज्ञान आचार के सिद्धांतों से आपको अपने लिए खुद पूरी शिक्षा व्यवस्था बनानी है। तो हम समय सापेक्षता की बात करें, ठीक है, और इनके विचारों की बात करें तो परिवर्तनशीलता इनका नारा है। तो यहाँ पर तक हम लोगों ने इनके ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा, तत्व मीमांसा तीनों को समझ लिया है।